हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऑन हमारा जो ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस टारगेट कर रहे हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जी हाँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस हमने टारगेट करने के लिए जो सीरीज चलाई है, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। स्टार्ट करा था हमने यूनिट फर्स्ट से हमने समझा था। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल एंड पर्टिकुलर उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, या फिर क्या उसकी फंक्शनिंग या फिजियोलॉजी रहती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लाइजोसोम्स, जो लाइजोसोम्स एक पर्टिकुलर सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। और क्या हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द राइबोसोम्स, वो क्या है भाई, वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन को। और क्या पढ़ा था हमने, गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस पैकिंग करते हैं या पैकेजिंग करते हैं किसकी, प्रोटीन की। उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स थे स्टार्टिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, वो सारी चीजें हमने सेल में कवर करी थी। अब आज हम इसी कंटिन्यूएशन में आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, जो हम कवर करने वाले हैं, वो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पूरा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके अंदर का फ्लूइड, उसके अंदर का न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हमारे होते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है व्हेन इट्स कम टू द क्रोमोसोम्स। और उसके बाद उसी के और डिटेल में डीप डाउन वी गोना स्टडी अबाउट द डीएनए। हम लोग न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और डीएनए पे ये क्लास आज बेस्ड होने वाली है। एनिमल सेल का आज के टॉपिक्स हमारे ये रहने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम समझें कि ये कॉम्प्लेक्स किसे बोला जाता है, न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स, तो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे तो जनरली तीन चीजें आती हैं या चार चीजें बोल देते हैं कभी कभार। तो ये पहला तो है हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब ये जो सेल के अंदर हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारा ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा सेल न्यूक्लियस है। सेल न्यूक्लियस को अभी हम पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन क्या है, एनवेलप क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, और इसके अंदर क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस पूरे ही सिस्टम को न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स असल में क्या है, एक पूरा न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ उसकी सराउंडिंग न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर आप उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर, सेल न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस नॉन मेम्ब्रेनस, एक डेंस क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डार्क कलर डेंस, यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और इस पूरे न्यूक्लियस यानी कि जो सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो आप फ्लूइड देख रहे हैं, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, इस फ्लूइड को न्यूक्लियर फ्लूइड बोला जाता है, या फिर आप इसको क्या बोलो, आप इसको बोलो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फ्लूइड। तो आप इसे न्यूक्लियस फ्लूइड, न्यूक्लियोलस फ्लूइड, या फिर आप इसे जनरली क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर के अंदर जो फ्लूइड होता है हमारा। तो हम इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बोला जाता है। एक एक चीज को अब हमको डिटेल में स्टडी करना है, क्या एनाटॉमी रहने वाली है, क्या उसमें फंक्शनिंग होगी सेल की, मतलब सेल फिजियोलॉजी पर्टिकुलरली हर पार्ट्स की, इसके अंदर जो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले हैं वो हमको समझना है। उससे पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूं, एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट सबसे पहले किससे करने वाले हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हम यहाँ पे, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर जो डेंस ये चीज होती है न्यूक्लियोलस, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिग डीपर एंड डीपर, जहां पे फिर इसके अंदर क्रोमोसोम की बात आएगी, क्रोमेटिन फाइबर की बात आएगी, और लास्ट में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करना है, इजी वे में मूव करना है, और हमको अपना टारगेट अचीव करना है। यहाँ पे एक इमेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे आप जैसा देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है। ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं अभी रेड कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस है। अब सेल के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। मतलब इस सेल का जितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। अच्छा, एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में यानी कि एनिमल जो सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो यूजुअली सेंटर में होता है। एनिमल सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली सेंटर में होता है। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। अगर ये यहाँ पे मैं सेल ड्रॉ करूं, ये पूरा का पूरा सेल ड्रॉ करूं, तो इसके सेंटर में क्या रहने वाला है, हमारा न्यूक्लियस रहने वाला है। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में बिकॉज ऑफ द बिग वैक्यूल्स, वहां पे बिग फैटी वैक्यूल्स होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा पेरिफेरी में न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल सेल में क्या है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट रहेगा, पेरिफेरी में, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर वहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये सारा कंट्रोल, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, सारा सिंथेसिस प्रोटीन का हो या फिर बात हो एमआरएनए की या फिर बात हो जेनेटिक मटेरियल की, तो सारी की सारी कोडिंग, डी कोडिंग, एनकोडिंग सब क्या करता है यहाँ पे न्यूक्लियस करता है। अच्छा, एक चीज और बता दें न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर, तो सारे ऑर्गेनेल्स यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब में से जो ये न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा, ये पूरा जो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स है ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सेल का ऑर्गेनेल है यहाँ पे। अब पर्टिकुलरली बात करें इस इमेज को समझने की, तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी थी ये इमेज समझानी। मुझे क्या समझाना चाह रहा था, ये हमारा पर्टिकुलरली क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो आप अभी इस पे फोकस करें, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने बताया मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलप बोलते हैं। ये हमारा पर्टिकुलरली क्या है, ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बीच बीच में से छूटी हुई है, ये बीच बीच में से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गैपिंग दिख रहा होगा आपको, ये गैप दिख रहा होगा आपको। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या काम करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इन एंड आउट क्या है, परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, एग्जिट करते हैं, किसका, हमारा डिफरेंट एमआरएनए का, प्रोटीन का, यहाँ पे क्या है एक्सचेंज करने में ये पोर्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पर्टिकुलरली ये जो पोर्स हैं यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कौन निकल जाएगा, राइबोसोम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे, या फिर अगर अंदर जाना है, इनसाइड जाना है किसके, न्यूक्लियस के, तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इसकी दो क्या कहते हैं, क्या होती हैं, इसकी दो लेयर होती हैं। और ये नेचर में कैसी है, ये नेचर में कैसा है, ये वाला जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है ये नेचर में कैसा है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। ये कैसी है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारा। एक पहला है ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रहा होगा, जो किसके साथ कनेक्ट रहती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट रहती है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था पिछली प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने दिखाया था, किसके बारे में दिखाया था मैंने, वहां पे मैंने आपको दिखाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो उस बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, ये हमारा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, जगह खाली है। इसके अंदर क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, इसके बीच में हमारा होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अभी हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, ये पोर्स दिख रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, जिनसे इन एंड आउट होता है, एंट्री और एग्जिट होती है प्रोटीन की, आरएनएस वगैरह की।
तो ये पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वो किसके साथ कंटिन्यूशन में रहती है, आगे किसके साथ कंटिन्यूशन में रहती है, ये एक मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये मेम्ब्रेन क्या है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है इसको। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो आउटर है वो किसके साथ कंटिन्यूशन में रहती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहती है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, आप देख रहे होंगे ये कुछ डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये राइबोसोम है। एक्चुअल में ये क्या है, ये है हमारा राइबोसोम। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच होते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, पूरा अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन करा गया है ये, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पर्टिकुलरली आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा जहां पे राइबोसोम अटैच नहीं रहेंगे, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अच्छा, ये जो इनर है, ये जो इनर साइड है इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का, ये जो अंदर का चीज है, ये पर्टिकुलर जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये किससे कनेक्टेड रहती है, ये न्यूक्लियस से अटैच रहती है, ताकि न्यूक्लियस को अपनी सर्टेन पोजीशन पे ये होल्ड रख सके। तो यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वापस चलते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ। तो वापस यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर इमेज कि यहाँ पे ये तो पूरा न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में पोर्स हैं जिनसे इन एंड आउट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, और इनर मेम्ब्रेन इसका न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूक्लियर एनवेलप की। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो मैंने बताया डबल लेयर होती है, इनर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर नेचर है, क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या है, इसका नेचर है मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, कंटिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड में हैव राइबोसोम। क्या बताया गया यहाँ पे, वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट कर सकती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्रिएट कर सकती है। इनर मेम्ब्रेन अटैच किससे रहती है, न्यूक्लियस से अटैच रहती है, लाइंड विद न्यूक्लियर लैमिना। यानी कि क्या बताया गया है कि न्यूक्लियर की जो पर्टिकुलर जो लेयरिंग है किसकी, न्यूक्लियस की, उससे अटैच रहता है हमारा इनर वाला लेयर। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है, और अपनी पोजीशन पे न्यूक्लियस को होल्ड करने में वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, इनर मेम्ब्रेन। कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में हमने बात करी थी। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो प्रोटीन पोर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से अगली इमेज है, इमेज वही है, सेम इमेज है, थोड़ी अलग तरीके से यहाँ पे इमेज को दिखाया गया है, मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ 3D इमेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे, ये सब क्या है भाई, ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं जिनसे प्रोटीन, आरएनए या फिर कोई भी हमारा मटेरियल इन एंड आउट हो सकता है, एंट्री और एग्जिट हो सकती है। और हमारा ये पर्टिकुलरली क्या है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये आउटर मेम्ब्रेन हमारी इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या रहता है, कंटिन्यूशन में रहता है। इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है हमारी, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये हमारी न्यूक्लियस से अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है, न्यूक्लियस से अटैच रहती है। और इसके अंदर ये जो डेंस, ये जो डार्क कलर का क्या है दिख रहा है आपको, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम क्रोमाटिन बोलते हैं, जिनको हम क्रोमाटिन बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस, क्रोमाटिन, ये सब भी हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं न्यूक्लियर एनवेलप के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फिल्ड इन द सेल। सेल के अंदर फ्लूइड जो फिल्ड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। अब सपोज करिए कि ये सेल है हमारा, क्या है, ये सेल है, ये मैंने साइटोप्लाज्म भी आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारा सेल है जिसके अंदर ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके चारों तरफ क्या है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हर जगह क्या है, इस सेल के अंदर ये हमारा ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म है, यानी कि फ्लूइड है सेल के अंदर। तो ये एक पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि ये क्या करता है,
ये पर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है किसको, न्यूक्लियस को। इस न्यूक्लियस को क्या है, बाकी सेल के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, यहाँ पे राइबोसोम हो सकते हैं, मतलब पर्टिकुलरली क्या काम करता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से अलग करता है किसको, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू न्यूक्लियस, क्या करता है, एक एग्जैक्ट एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, और जनरली ओवल या आपको स्फेरिकल शेप का देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस जो होता है हमारे पर्टिकुलर एनिमल सेल में। और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रेगुलेट्स, और क्या दिखा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, transport of RNA, proteins and other molecules which are necessary for many biochemical reaction between nucleus and cytoplasm। मतलब न्यूक्लियस, ये जो हमारा पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ये जो हमने पोर देखे थे यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है पूरे सेल में, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करते हैं, ये न्यूक्लियर के पोर्स करते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। अलाउ सिलेक्टिव परमेबिलिटी थ्रू, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि हर किसी को अलाउ नहीं करता, हर कोई नहीं जा सकता, जिसके पास पास होगा, जिसके पास पर्टिकुलर पास होगा वही जा सकता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। यानी कि सिलेक्टिव है ये मेम्ब्रेन नेचर में, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर है, फॉस्फो बाइलिपिड की बनी हुई है, और सिलेक्टिव है नेचर में, तो हर चीज नहीं जा सकती, ओनली सिलेक्टिव नेसेसरी आइटम्स, नेसेसरी मटेरियल कैन मूव इन एंड आउट बिटवीन न्यूक्लियर पोर्स, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस, अब हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ लिया है, बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की हमने बताया था आपको, क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है और सेंटर में रहता है, और कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोला जाता है। तो तीन चीजें क्या है यहाँ पे, कंट्रोल सेंटर बोला जाएगा, नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द यूकारियोटिक सेल, एनिमल सेल में, यूजली स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ये भी बताया था, या तो स्फेरिकल होगा या तो यूजली ओवल शेप में होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट सेल, ज्यादातर सारे यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल, पूरी टेबल बनी हुई है, लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाइए जेडीसी नर्सिंग चैनल पे और वहां पे देखिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह गया है या तो छूट गया है। तो ये क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है हमारा, प्रेजेंट इन, क्या बोल रहा है ये, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट सेल, एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। मतलब क्या बोल रहा है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यूज के पर्टिकुलर सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, सब में न्यूक्लियस हर बॉडी में प्रेजेंट होता है, हर सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे वो न्यूरॉन हो चाहे नेफ्रॉन हो, हर जगह हर सेल में न्यूक्लियस मिलेगा यूकैरियोटिक पर्टिकुलर सेल्स में। बट यहाँ पे बात क्या हो रहा है, एब्सेंट रहता है किसमें, जो मैच्योर मैमेलियन के आरबीसीज रहते हैं, मैमेलियंस मतलब हमारी बात हो रही है यहाँ पे, तो आरबीसीज के अंदर क्या है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या है, कोई भी न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर नहीं होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस है, ये जो पूरा न्यूक्लियस है हमारा, ये पर्टिकुलर पूरा न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके बाद डीएनए होता है। मतलब इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अवर डीएनए एंड डायरेक्ट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटी। मतलब वही बताया गया है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब सारी सेल्स की एक्टिविटी कौन करेगा, यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के, स्टोर्स एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोर करता है एंड ट्रांसमिट भी करता है, स्टोर करता है डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड देन ट्रांसमिट भी करता है ये, यानी कि
पर्टिकुलर डीएनए से आरएनए में, और उसके बाद आरएनए से अपने डिफरेंट प्रोटीन में। इस चीज को जेनेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अभी आगे टॉपिक आएगा ये, उसको समझा दूंगा मैं आपको। कंट्रोल सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ कंट्रोल करता है। डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल करता है। एंड डिफरेंशिएशन, आइडेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए या फिर डिफरेंशिएशन अलग अलग कितना होना चाहिए, सबको कंट्रोल करेगा। रिप्रोडक्शन भी कंट्रोल करेगा। सारी चीजें, कितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होने हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट से, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, यानी कि ऑफस्प्रिंग में। तो सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, सारी ग्रोथ, सारा मेटाबॉलिज्म कौन करता है कंट्रोल? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स, प्रोटीन का सिंथेसिस जो राइबोसोम्स करते हैं, बट इंफॉर्मेशन कौन करता है, किसके कंट्रोल में है ये? भाई कंट्रोल सेंटर तो सेल का कौन है? न्यूक्लियस है। तो ये सारा एंजाइम्स का प्रोडक्शन, सिंथेसिस, उनका लाइसिस, प्रोटीन का सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल का। प्लेज रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस वीडियो के बाद का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा सेल डिवीजन ही रहने वाला है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्सेट का क्वेश्चन पेपर हो या आपके जनरल एग्जाम हो या फिर आपके जो सिलेबस के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, आपके कॉलेज के, अगर सेल यूनिट आ रही है तो सेल साइकिल तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो अपने आप में ऐसा टॉपिक है कि इसको जरूर पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करके बोल रहा है ये लास्ट पॉइंट, प्लेज रोल इन सेल डिवीजन। सेल का जो डिवीजन होता है एक पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनता है तो क्या है, उसमें ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये माइटोसिस और म्यूसिस, ये सेल डिवीजन या फिर यानी कि सेल साइकिल के पार्ट्स हैं। तो हम इनको भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। हम इनको, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सेल साइकिल, यानी कि पूरा उसमें हम अपना सारे फेज, मेटा, टीलो, है ना, सारे फेज, पूरा सेल साइकिल को अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से आपके फिंगर टिप्स पे याद करवा दिया जाएगा सेल साइकिल। सो नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या था? न्यूक्लियोलस, जो एक डेंस डार्क कलर का मटेरियल था। कहां पे था? वही न्यूक्लियस के अंदर, बिल्कुल सेंटर में था। नाउ डेंस स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन नहीं होती है, डेंस होता है, डार्क कलर का होता है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड राइबोसोमल डीएनए। यानी कि क्या क्या होता है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटीन्स के स्ट्रैंड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आरएनए होता है यहाँ पे हमारा, और राइबोसोमल डीएनए होते हैं। और ये इतने टाइटली, इतने कंडेंस फॉर्म में पैक रहते हैं कि वो डार्क कलर विजुअलाइजेशन देता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लाइट के जो पर्टिकुलर लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर बहुत आपको इतना डिटेल में, इतनी क्लैरिटी में नहीं दिखेगा ये न्यूक्लियोलस, या फिर क्रोमेटिन फाइबर की बात करें या डीएनए की बात करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको पर्टिकुलरली ये न्यूक्लियोलस जो है ये दिख जाएगा, डार्क कलर का मटेरियल आपको दिखेगा न्यूक्लियस के सेंटर में। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस है हमारा, और इसके बीच में ये जो है ये क्या है? ये न्यूक्लियोलोस है। ये क्या है? न्यूक्लियोलोस है। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलोस, फंक्शन क्या क्या है किसके? न्यूक्लियोलोस के क्या क्या फंक्शंस हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसे बोलते हैं, इसका सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस करता है। असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोम की सब यूनिट्स मैंने आपको बताया था, राइबोसोम जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था 50S 80S, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। इनके बीच में मैंने आपको टेबल से डिफरेंस भी बताया था। तो इन पूरी चीज का कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है? इनडायरेक्टली हेल्प करेगा बाय सप्लाइंग। क्या सप्लाई करेगा वो? कैसे हेल्प करेगा? इनडायरेक्टली बाय सप्लाइंग राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम आर द सिंथेसिस साइट, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं सेल के। रोल इन सेल साइकिल, जैसे कि बताया था सेल साइकिल में रोल है, और पर्टिकुलरली स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो सेल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उसको भी कंट्रोल यहाँ पे करता है। और मेजरली रोल किसके पास रहता है? ये न्यूक्लियोलस के पास रहता है। और सेल साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब सेल साइकिल आपको बताई जाएगी तो इस न्यूक्लियोलस का जिक्र फिर से आएगा।
नाउ कमिंग टू अ क्रक्स, एक देख लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा तीनों चीजों में। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस क्या है हमारा, लार्जेस्ट ऑर्गेन है, डीएनए रहता है इसके अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है न्यूक्लियस के अंदर, और पर्टिकुलरली ये 80% साइज कंज्यूम करता है किसी भी सेल का, सेंटर में रहता है, जनरली स्पेरिकल शेप का रहेगा और ओवल शेप का रहेगा, कंट्रोल करता है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या आप उसे न्यूक्लियर एनवेलप बोल सकते हैं। फॉस्फोलिपिड की बायलेयर डबल लेयर्ड एनवेलप होता है जिसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, विद पोर्ट्स जो इन एंड एंट्री यानी कि एग्जिट एंड एंट्री, इन एंड आउट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, और ट्रांसपोर्ट करता है आरएनए और प्रोटीन्स को थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल होता है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, राइबोसोमल डीएनए होता है, डेंस है, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर। बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम असेंबली और सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन में भी ये हमारा न्यूक्लियस हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये पूरा, ये जो पूरा है क्या है, ये पूरा इसको बोला जाता है पूरा न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड बोलते हैं, या आप उसे न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम क्रोमोसोम की तरफ। मैंने बोला था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे। पहले हमने मेम्ब्रेन पढ़ी, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था जिसके अंदर डेंस मटेरियल होता है, मटेरियल डीएनए है। अब डीएनए जो होता है वो ऐसे ही नहीं पड़ा रहता है, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटिन फाइबर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डीएनए पढ़ा जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन भी आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करने वाले हैं हम यहाँ पे, मतलब बड़े से छोटा माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोपिक विजुअलिटी के थ्रू हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक अब आ चुका है हमारा क्रोमोसोम्स। देखा होगा आपने, बहुत सारी ऐसी पिक्चर देखी होंगी, क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत सुना होगा। तो पर्टिकुलरली क्या है, क्रोमोसोम्स के बारे में अब हमें स्टडी करनी है। तो क्रोमोसोम क्या है भाई हमारा, क्रोमोसोम आर द कंडेंस, क्या है, कंडेंस रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर हैं आप देखोगे, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, कंडेंस है, फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। यानी कि अब ये क्या बात हुई, क्रोमेटिन का फॉर्म है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये आपको बता देता हूं। एक्चुअल में क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन हमारा एक पर्टिकुलरली क्रोमेटिन क्या है, ये थ्रेड होता है, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और पर्टिकुलरली इसके बारे में अभी और बताऊंगा। इस क्रोमेटिन में अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, ये एक हमारा थ्रेड है, ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर बोल देते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन है हमारा, ये जो क्रोमेटिन है हमारा, ये क्या है, एक टाइप का के जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ये इतना यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। तो पर्टिकुलरली क्रोमोसोम क्या है, अगर आप क्रोमोसोम को खोलोगे तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। कंडेंस मतलब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं बहुत ज्यादा। कंडेंस रॉड शेप का होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से फॉर्म होता है, वो धागे जैसा जो स्ट्रक्चर था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो उससे मिलके ये क्रोमोसोम बनता है। अब ये क्रोमेटिन मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, तो वो भी इसके बाद हम देखेंगे। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ये जनरली इनकी विजिबिलिटी कब होती है या फिर कब दिखते हैं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। एंश्योर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या काम है क्रोमोसोम का, इनका काम है ये एंश्योरिटी देना, ये श्योरिटी देना कि पर्टिकुलरली जो हमारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक तरह से होना चाहिए हमारा, और
टू डॉटर सेल, मतलब एक पर्टिकुलर पेरेंट सेल, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होकर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है वो पर्टिकुलरली बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसका पूरा का पूरा रोल कौन देखेगा, क्रोमोसोम्स देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ह्यूमंस के अंदर क्या है, 23 पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, ह्यूमंस आर हैविंग एक्चुअली 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम के कितने नंबर हैं हमारे 46। और अगर इनकी पेयर की ही बात कर लें तो पेयर ऑब्वियसली कितने हो गए फिर हमारे पास 23 क्या है, पेयर्स हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम है, पेयर है। और अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 46 हमारे पास क्या हो गए, नंबर्स में क्रोमोसोम हो गए। ह्यूमंस की यहाँ पे है बात की जा रही है। नाउ मूविंग हाइड, एनाटॉमी पढ़ते हैं कि और क्या डिटेल में इसका क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्या है, डीएनए से मिलके बना होगा और किससे बना होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होगा। अब ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोल दिया, इसके लिए आपको मुझको एक इमेज दिखानी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक इमेज दिखानी पड़ेगी। ये जो पर्टिकुलरली इमेज है, अब समय आ गया है कि आप इसको समझ लें। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सिंपल हो जाएगी अगर आप ये इमेज समझ लेंगे, क्योंकि बात अभी क्रोमेटिन फाइबर की आ गई है और उसके आगे भी हमें अभी डीएनए वगैरह समझना है। बट एक बेसिक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे कि चीजें आसान हो जाएंगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है इस इमेज को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, ये पर्टिकुलरली हमारा है क्रोमोसोम। ये क्या है हमारा, ये क्रोमोसोम है। अभी अभी हम इसी को स्टडी कर रहे हैं कि ये है हमारा क्रोमोसोम। कंडेंस होता है मैंने बताया था, और क्या है, ये क्रोमेटिन से मिलके बना होता है। क्या है, क्रोमेटिन से ये जो फाइबर निकला, ये जो फाइबर निकला, ये पर्टिकुलरली ये क्या है, ये है हमारा क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है हमारा, ये पर्टिकुलरली एक्चुअल में क्रोमेटिन फाइबर है। अब ये फाइबर किससे बना होता है, ये फाइबर को और मैग्नीफाइन करा तो ये फाइबर जो है एक्चुअल में ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या है, ये प्रोटीन है और इनके ऊपर ये फाइबर क्या है, लिपटा हुआ होता है। ये क्या है, इनके ऊपर ये फाइबर लिपटा हुआ होता है पर्टिकुलरली। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या है भाई, क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या है, डीएनए, ये पर्टिकुलरली डीएनए है। अच्छा आपको ये भी बता देते हैं अब क्या डीएनए है। तो ये जो यहाँ पे हिस्टोन, ये जो प्रोटीन है इनको क्या बोला जाता है, इनको हिस्टोन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो सर्कुलर कलर के प्रोटीन हैं, ये हिस्टोन्स हैं। ये क्या है, स्टोन्स हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलरली क्या है, ये चीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज को ध्यान से बिल्कुल समझना है, इस इमेज को ध्यान से समझना है। ये पूरी की पूरी जो इमेज है, ये पूरी की पूरी जो इमेज है, यहाँ पे आपको क्या समझाएगी, हेल्प करेगी पूरा एक आउटलाइन फ्रेमवर्क देने का। क्योंकि इसके बाद इसी में डीएनए भी, इसका कॉन्सेप्ट, डीएनए का एनाटॉमी नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, या फिर डीएनए की फिजियोलॉजी या फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। This picture will provide you that what is the connection between a DNA, chromatin और उसके बाद क्रोमेटिन से जो क्रोमोसोम बनता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में बेसिकली कनेक्टेड है। तो स्टार्ट हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक वे में। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा डीएनए है। ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डिटेल में अभी समझाएंगे। अभी क्या है, डीएनए हमारा क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड ये है और एक ये है। तो ये हमारा पर्टिकुलरली डीएनए। अब ये डीएनए क्या है, गया आगे जाके, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉल्स आपको दिख रही हैं, ये जो बॉल्स दिख रही हैं, ये पर्टिकुलरली हिस्टोन्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, हिस्टोन्स बोला जाता है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है, ध्यान से बिल्कुल समझना है। डीएनए, डीएनए जो है हमारा वो आगे गया और उसके बाद ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है यानी कि इनको हिस्टोन्स बोला जाता है। इनके चारों तरफ ये क्या करता है, ये इनके चारों तरफ क्या है, लिपटा हुआ है। इनके चारों तरफ क्या है, लिपटा हुआ है। अब पर्टिकुलरली
अब पर्टिकुलरली होता क्या है, जब ये ऐसे करके पूरा लिपट जाता है, पूरा इसके ऊपर सर्कुलेट हो जाता है, इसके सरफेस पे क्या है, अडेयर हो जाता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन्स हैं, और इनके चारों तरफ इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर क्या है हमारा, ये इनके ऊपर ये डीएनए है, इनके ऊपर ये डीएनए है। और ये क्या बनाते हैं, ये हमारा क्रोमाटिन फाइबर बनाते हैं। यानी कि इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, ये एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना, आप इसे जूम आउट करोगे तो यही निकलेगा। इसको जूम आउट करोगे तो उसके अंदर प्रोटीन निकलेंगे जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा होगा। तो पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज अ क्रोमाटिन। ये क्या है, ये हमारा क्रोमाटिन फाइबर ही है। ये क्या है, ये हमारा क्रोमाटिन फाइबर है। अब ये क्रोमाटिन फाइबर आगे चलते 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 कंडेंस फॉर्म में कंडेंस होता जाता है, एक जगह स्ट्रक्चर बनता जाता है, और ये कंडेंस फॉर्म में क्या बना देता है, ये बना देगा कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम। क्या बना देगा भाई, क्रोमोसोम बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड मटेरियल है। क्या है, कंडेंस मटेरियल है क्रोमाटिन फाइबर का। ये पर्टिकुलरली क्रोमाटिन फाइबर, ये क्रोमाटिन फाइबर, जब ये क्रोमाटिन फाइबर खुलता है तो ये किससे बना होता है, ये प्रोटीन हिस्टोन्स जो होते हैं इनके ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, इनसे बना हुआ होता है। और ये आखिर में क्या निकलेगा, ये जो पर्टिकुलर क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका डीएनए। ये क्या निकलेगा, डीएनए। अब बात यहाँ पे आई न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम्स, जो डार्क कलर का न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल था, तो उस डार्क कलर के मटेरियल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे हिस्टोन के प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर डीएनए रहता है। तो न्यूक्लियोसोम का कंटेंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको उस भी स्लाइड में दिखाया था, डीएनए और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, हिस्टोन जिन्हें बोलते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम क्रोमाटिन फाइबर, उसके बाद ये पर्टिकुलरली डीएनए पे जब हम बात करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप सबके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम की। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, क्रोमोसोम की। तो वही कहना चाह रहा है कि ये क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमाटिन थ्रेड से बना है। और क्रोमाटिन जो थ्रेड होता है वो किससे बना हुआ होता है, ये क्रोमाटिन जो थ्रेड है, ये क्रोमाटिन थ्रेड है, ये प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसपे ये डीएनए चारों तरफ होता है। तो ये किससे बना है, ये डीएनए से बना है, ये क्रोमाटिन फाइबर। और हिस्टोन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो है ये डीएनए है। इससे क्रोमाटिन फाइबर बना, और क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस हुआ और उससे क्या बना, क्रोमोसोम बना। की पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है समझना। एक होता है सेंट्रोमेरे। व्हाट इज दिस सेंट्रोमेरे, इट इज एक्चुअली अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन। कंस्ट्रिक्टेड रीजन है अटैचमेंट पॉइंट फॉर स्पिंडल फाइबर। अटैचमेंट पॉइंट है स्पिंडल फाइबर के लिए। अब ये क्या है भाई स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये हमारे जो बीच में ये जो प्रेजेंट रहता है, ये जो बीच में प्रेजेंट है, ये हमारा ये पूरा क्या है, ये तो हमारा पूरा क्रोमोसोम है। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ये हमारा क्रोमोसोम है। और इसके बीच में ये जो रहता है, इसके बीच में ये जो है, ये क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रोमेरे हो गया। और कंडेंस स्ट्रक्चर है, बीच में रहता है। और स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे ये इससे अटैच रहते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर और आप देखेंगे, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इस एक्स में, ये जो एक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ के इधर वाला जो एंड है, इस एक्स का जो पार्ट है वो छोटा है। तो जो छोटा होता है उसको शॉर्ट आर्म बोल दिया जाता है, और जो लॉन्ग एंड्स होते हैं इसके उनको लॉन्ग आर्म बोल दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे क्रोमाटिड की। तो हमको पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे क्रोमाटिड फाइबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइबर दिखा रहा है ये क्रोमाटिड है। ये क्या है, क्रोमाटिड है। अच्छा टीलोमेरे क्या है, तो इसको अभी समझ लेते हैं क्या है। क्रोमाटिड क्या है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब क्या बता रहा है, वन ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे सामने इमेज किसकी है, सामने इमेज है यहाँ पे, ये पूरा क्या है, ये हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। बात यहाँ पे सेंट्रोमेरे की हो रही थी। तो बीच में ये जो आपको डेंस, बीच में ये जो आपको डेंस कलर का ये क्या है, ये जो डेंस हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर में इस एक्स के इस क्रोमोसोम के सिचुएटेड है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेर बोलते हैं। और इससे ये पूरा क्रोमोसोम क्या है, कनेक्टेड रहता है। ये पूरा का पूरा सेंट्रोमेर से क्रोमोसोम ये क्या है कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। वापस हम वापस चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या है, क्रोमाटिड आ गया है। क्या है, क्रोमाटिड। अब ये क्रोमाटिड क्या है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमाटिड क्या है भाई, क्रोमाटिड बस समझा देता हूं आपको, ये क्रोमाटिड क्या है। तो क्रोमाटिड आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्रोमाटिड, ये एक्चुअल में, अब ये जो हमारे पास, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा ये जो क्रोमोसोम है, इस एक्स के लॉन्ग एंड होते हैं और शॉर्ट एंड होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ये एक्स बनाया, इस पर्टिकुलर एक्स बनाया मैंने, तो इस एक्स में आपको आइडेंटिकल ये दिख रहा होगा कि ये जो है या ये जो है आइडेंटिकल है। बट एक्चुअल में क्रोमोसोम्स क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल एक्सेस नहीं होते हैं। इट कैन बी लाइक दिस, ये क्या है, ऐसे होते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो है हमारा, ये जो एंड है, ये हमारा शॉर्ट एंड हो गए हैं, और ये जो हमारा है ये लॉन्ग एंड हो गए हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग आर्म, यानी कि लॉन्ग यानी लंबा वाला पर्टिकुलरली जो हमारा क्रोमोसोम का एंड होता है, और ये हमारा कौन सा हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग आर्म ऊपर भी जा सकता है, शॉर्ट आर्म नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं। बट अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हम किसकी, क्रोमाटिड की। तो क्रोमाटिड क्या है, यहाँ पे ये क्रोमाटिन फाइबर की जो बात हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना क्रोमाटिन और क्रोमाटिड में। क्रोमाटिड इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये जो क्रोमाटिड है, ये क्या है, ये आइडेंटिकल डुप्लीकेट कॉपी रहती है एक पर्टिकुलर आर्म की, किसकी, एक पर्टिकुलर आर्म की, क्रोमोसोम की। जो आर्म है इसका, क्रोमोसोम का, इसकी आइडेंटिकल कॉपी रहती है, जिसको हम क्रोमाटिड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलरली एक आर्म था, तो ये जो है हमारी, ये इस पर्टिकुलर आर्म की एग्जैक्ट कॉपी है, जिसको हम क्रोमाटिड बोलते हैं। यानी कि ये भी क्रोमाटिड हो सकता है, और ये इसकी कॉपी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास आर्म होते हैं, यानी कि अब बेसिक क्या समझना है आपको, ये हमारे पास भाई क्रोमोसोम है, ये जो हमारे पास है, ये क्या है, ये आर्म्स हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम के आर्म है, लॉन्ग आर्म है, शॉर्ट आर्म है, बीच में ये सब कनेक्टेड किससे रहते हैं, सेंट्रोमेर से कनेक्टेड रहते हैं। और क्रोमाटिड क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी हो सकती है। सपोज करो कि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव है, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, आइडेंटिकल बिल्कुल डुप्लीकेट एक कॉपी हो सकती है, जिसको क्रोमाटिड बोला जाता है। तो क्रोमाटिड क्या है हमारे पास, क्रोमाटिड इज एक्चुअली वन ऑफ द टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। मतलब आइडेंटिकल जो हाफ होता है क्रोमोसोम, उसकी दूसरी बिल्कुल रेप्लिकेटेड आइडेंटिकल कॉपी होती है। मतलब क्या कह सकते हो आप कि ये हमारे पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें क्रोमोसोम में सारी सेव है, और इसका बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिकेशन क्या है, हमारा दूसरा वाला एंड है, जिसको क्रोमाटिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव द टीलोमेरे। व्हाट इज दिस टीलोमेरे या टीलोमर, प्रोटेक्टिव एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसने बोला है प्रोटेक्टिव एंड्स, यानी कि ये जो है ये कैसे हैं, ये एंडिंग जो यहाँ पे आप क्रोमोसोम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बहुत थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है और बहुत डेंस होता है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं सारे आर्म के क्रोमोसोम के एंड पे, जिनको टीलोमेर या क्या बोलते हैं, टीलोमेरी बोलते हैं यहाँ पे। तो क्या है, ये प्रोटेक्शन का इनका काम है। प्रोटेक्टिव थिक कंडेंस्ड एंड होते हैं क्रोमोसोम के आर्म के एंड पे। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन सेंट्रोमेरी पोजीशन। किसके ऊपर बेस करा गया है इनको, ये जो सेंट्रोमेर था, इसके पोजीशन पे, यानी कि इसकी पोजीशन अगर कहीं और होगी तो उसको कुछ और बोले जाएगा, अगर इसकी पोजीशन कहीं और डेविएट होगी तो उसको कोई दूसरा नाम दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेरे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड द लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक।
सेंट्रिक। अब बात करते हैं मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक क्या कर रहा है, सेंट्रोमेर जो है वो मिडिल में रहता है, सेंट्रोमेर जो है वो मिडिल में रहता है। यहाँ पे मेट्रासेंट्रिक है, तो यहाँ पे आप फोकस करिए कि यहाँ पे सेंट्रोमेर जो है, ये जो सेंट्रोमेर है ये कहाँ पे है, बिल्कुल मिडिल में है भाई, बिल्कुल मिडिल में है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, उसके बाद बात करते हैं हम सब मेटासेंट्रिक की। सब मेटासेंट्रिक में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डेविएटेड है, थोड़ा सा क्या है, डेविएटेड है। सेंट्रोमेर स्लाइटली ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर से अलग है। यहाँ पे क्या है, सेंटर से क्या दिख रहा होगा, अलग दिख रहा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। ना व्हाट इज दिस एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमेर नियर वन एंड, एक एंड के बहुत ही ज्यादा पास होता है। ये बिल्कुल सेंटर में था, ये थोड़ा सा सेंटर से ऑफ हुआ, ये हमारा सेंटर हो सकता था, बट यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमारा जो ये एंड है, ये जो क्रोमोसोम का एंड है, इसके बिल्कुल पास आ चुका है। और टीलोसेंट्रिक में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सेंट्रोमेरे एट द एक्सट्रीम एंड। मतलब यहाँ पे माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो क्या दिखेगा, ऐसा लगेगा ये क्रोमोसोम क्या है, बस इतना ही है, इसका अदर आर्म जो क्रोमोसोम के यहाँ पे बनने चाहिए थे वो नहीं है। तो ये इतना एक्सट्रीम एंड पे होता है कि इसके जो शॉर्ट आर्म होते हैं वो नहीं दिखते हैं, विजुलाइज नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रोमेरे पोजीशन हमने टीलोसेंट्रिक यहाँ पे इसको नाम दिया है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, किस बेसिस पे करे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेरे। मेटासेंट्रिक मिडिल वन बिल्कुल सेंटर में, सबमेट्रिक थोड़ा सा ऑफ, एक्रोसेंट्रिक यानी कि बिल्कुल आर्म के पास, बट स्टिल आर्म जो है क्रोमोसोम के वो यहाँ पे विजिबल हैं, और यहाँ पे ये एक्सट्रीम एंड पे चला गया है। तो अब समझते हैं फंक्शंस, क्या फिजियोलॉजी है, क्या फंक्शंस है हमारे किसके भाई, हमारे क्रोमोसोम्स के। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट मीन्स द जीन्स, यानी कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है, जो पास ऑन होनी है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, जो इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। ensures accurate segregation of DNA during the cell division। क्रोमोसोम क्या इंश्योर करता है, जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा तो सेल डिवीजन के टाइम में होता क्या है, ये हमारा सेग्रीगेशन, ये डीएनए सेग्रीगेट होता है, और बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली सेग्रीगेट हो, इसकी किसके पास कंट्रोलिंग है, किसके पास, क्रोमोसोम के पास इसकी कंट्रोलिंग है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल सेल, यानी कि जीन एक्सप्रेशन करता है कंट्रोल, और क्या करता है, सेल के अदर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब ये जीन एक्सप्रेशन क्या है, ये वर्ड आया यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या है, कोड करी जाती है। यानी कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि कोई भी फीचर्स हैं या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ह्यूमन के, वो जब एक फिजिकल फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करी जाती है। क्या मतलब है फिजिकल फॉर्म का, यानी कि मान लीजिए कि प्रोटीन की फॉर्म में या फिर डीएनए की फॉर्म में उसको जब कन्वर्ट करा जाता है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको जब कन्वर्ट करा जाता है प्रोटीन में या फिर एक डीएनए में, यानी कि फिजिकल एंटिटीज में, तो उस चीज को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी कि जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है उस कोड का, इसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसका पर्टिकुलरली एक प्रोटीन बना दिया है। अब वो प्रोटीन एक ह्यूमन के अंदर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे वैसे ही फीचर्स, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही इंफॉर्मेशन बनाएगा या पास ऑन करेगा एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जीन एक्सप्रेशन इज पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू अ फिजिकल एंटिटीज लाइक प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये सारा का सारा काम किसका है, क्रोमोसोम का, ये सारा का सारा काम है। बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन में मैं आपको ये वाली फिगर पहले ही दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। क्रोमेटिन एक्चुअली में ये है क्या, ये क्या है, ये यहाँ से डीएनए चला, हिस्टोन जो प्रोटीन थे इस पे रैप अप हुआ, इस पे रैप अप हुआ, और ये पर्टिकुलरली जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जब आगे जाके और कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बना देता है।
क्रोमाटिन इज अनकॉइल्ड थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस, यानी कि क्या है, एक अनकॉइल्ड है डीएनए की फॉर्म है जो कि प्रोटीन के चारों तरफ रहती है, विजिबल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बट नॉट क्लियरली सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने बताया था, एक्चुअली न्यूक्लियोलस जो होता है वो एंटिटी ऐसी है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर वो जनरली विजुलाइज अच्छे से नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जो मैंने बताया था कि भाई डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है, ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन है। और क्या बता रहा है इसमें, डीएनए बता रहा है। तो ये डीएनए क्या है, इस पे ऐसे ऐसे क्या है, रैप अप रहता है। और ये पर्टिकुलरली ये पूरा क्या है, ये बन गया हमारा क्रोमाटिन फाइबर। ये सारा का सारा क्या बन गया, क्रोमाटिन फाइबर बन गया। तो क्रोमाटिन फाइबर क्या है, डीएनए है जो कि हिस्टोन प्रोटीन पे रैप अप रहता है। तो जनरली एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जो फिजियोलॉजी है, जो नेचर है, एक्चुअल में देखा गया है कि एक्चुअल में 8 हिस्टोन होते हैं। कितने, 8 हिस्टोन के पेयर होते हैं। और उसके ऊपर 2 बार टर्न लेता है ये डीएनए, 2 बार ये डीएनए टर्न लेता है, यानी कि 2 रैप अप टर्न रहता है। यहाँ पे 3D में मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट 2 रैप मतलब 2 सर्कुलर मोशन, 2 टर्न यहाँ पे लेता है। यानी कि 4 के हिस्टोन के पेयर में, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और 2 बार डीएनए वहां से कॉइलिंग करता है। तो स्ट्रक्चर देखें अगर, तो वही है, डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम्स में होता है लाइक बेड्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी कि बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ऐसा लगता है कि भाई बीड है स्ट्रिंग में, एक धागे के अंदर मोतियां पड़े हुए हैं, यानी कि मोतियों की माला पड़ी हुई है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, नाउ न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल एंड फोल्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। इसमें भी वही बताया गया है कि क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम्स असल में एक्चुअल में क्या है, ये बार बार ये न्यूक्लियोसोम जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ये न्यूक्लियोसोम क्या है ये बता देता हूँ पहले आपको। इस कलेक्टिव कॉम्बिनेशन को, ये क्या है, ये जो कलेक्टिव कॉम्बिनेशन है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए रैपिंग, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। मतलब ये जो मैं अभी इतनी देर से आपको बता रहा था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का ये जो होता है, ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम्स बोला जाता है। मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये न्यूक्लियोसोम लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम लिखा है। मतलब ये डीएनए इसके चारों तरफ है, और किसके चारों तरफ है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया न्यूक्लियोसोम। नाउ वही बोला गया है, न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल एंड फोल्ड टू फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर। ये जो न्यूक्लियोसोम है, डीएनए और प्रोटीन, ये आगे जाके क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं। क्या क्या फंक्शन है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन का, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ऑब्वियसली रैपअप जो है ये क्या है, डीएनए है। रेगुलेट जीन्स, जीन एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो वही है कि ये पर्टिकुलरली जो हमारा क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये आगे जाके क्या करता है, इतना कंडेंस हो जाता है ये आगे जाके कि ये क्या बना देता है, ये बना देता है क्रोमोसोम। ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। बीच में सेंट्रोमेरे है, साइड में इसके प्रोटेक्टिव टीलोमेरे रहता है, और आइडेंटिकल इसके एंड्स होते हैं, यानी कि जिनको हम क्रोमाटिड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द हमारा क्रोमेटिन। नाउ कमिंग टू आवर डीएनए। डीएनए के बारे में अभी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डीएनए। अब डीएनए क्या है भाई, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए को क्या बोला जाता है, डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। यानी कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं डीएनए के बारे में। क्या बोला गया है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, यस, डीएनए ही है जहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल, जहां पे हमारा प्रॉपर एक प्रोग्राम्ड मटेरियल रहता है, जो कि ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन, व्हेन देयर इज अ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
जहाँ पे हमारा सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारा का सारा कोड रहता है, सारे का सारा एक्सप्रेशन, सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे फीचर, सारे डीएनए में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है। ऑफ द सेल दैट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मतलब जो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होनी है। फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली इट्स इन द न्यूक्लियस, ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताया है कि न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट ऑन सम एक्सटेंट, इतना ज्यादा एग्रेसिवली प्रेजेंट नहीं होता, माइल्डली यहाँ पे कुछ डीएनए प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को, जीन की इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है और उसके बाद एक्सप्रेस करता है उस पूरी जीन की इंफॉर्मेशन को। डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। क्या मेमोराइज करना है, किसने डिस्कवर करा था, जेम्स वॉटसन ने डिस्कवर करा था। फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर करा था, कब डिस्कवर करा था, 1953 में डिस्कवर करा था। एक्चुअल में जो फाइंडिंग है आपको और बता देता हूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जीडीसी नर्सिंग है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी ही मिलेगी, गारंटेड। तो पर्टिकुलरली क्या है, एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था हमारा, इनका नाम क्या नाम था, जोनस फ्रेडरिच, इनका नाम था जोनस फ्रेडरिच, और इन्होंने 1869 में यानी कि जेम्स वॉटसन भैया और फ्रांसिस क्रिक भैया से बहुत पहले 1869 में क्या करा, इस पर्टिकुलर डीएनए का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो डीएनए जैसा दिखने वाला ये जो एंटिटी थी, इसको क्या करा था, फाइंड आउट करा था, इसको फाइंड आउट करा था। बट बेसिक प्रॉपर स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स है, अभी आपको बताएंगे आगे, यानी कि एक डीएनए ऐसे आता है, एक ऐसे आता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ डबल हेलिक्स। तो ये सब, ये सारी और डिटेल स्टडीज और ज्यादा डिटेल में किसने बताया, ये हमारा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में बताया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फर्स्ट फाइंडिंग, फर्स्ट फाउंडेशन, फर्स्ट बेस किसने रखा था डीएनए का, तो वो जेम्स वॉटसन नहीं है, देन इट्स जोनस फ्रेडरिच 1869 में। या फिर पूछा जाए कि डबल हेलिक्स डिटेल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने फाइंड आउट करा था, तो दो जने थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक, तो पर्टिकुलरली यहां पे क्या है, अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन देखेंगे किसका, डीएनए का। क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, किस चीज से बना होता है, क्या क्या इसके कंटेंट होते हैं। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से मिलता है, यानी कि क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, वो देखते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर कुछ कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये डीएनए एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, और इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये कुछ चीजें होती हैं, क्या क्या है, एक तो होता है पेंटोस शुगर, जिसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिससे इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि पेंटोस शुगर जो कि क्या है, डीऑक्सीराइबोस है वो, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि इसके अंदर और क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजीनस इसका बेस होता है। ये नाइट्रोजीनस बेस क्या है, इसकी अभी आगे इमेज दिखा के सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी जाएंगी। तो नाइट्रोजीनस बेस 4 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन होता है हमारा, प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन ए एंड ग्यूनाइन, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, दो टिपिकल चीज होती हैं, दो टिपिकल यहाँ पे बेस होते हैं हमारे पास। प्यूरिन्स फेस होता है जिसको हम ए और जी से डिनोट करते हैं, यानी कि ए फॉर क्या है हमारा, एडिनाइन है, प्यूरिन में एडिनाइन है जिसको जी से डिनोट करा जाता है, और ग्यूनाइन है जिसको, सॉरी एडिनिन है जिसको ए से डिनोट करा जाता है, और ग्यूनाइन है जिसको जी से डिनोट करा जाता है। तो प्यूरिन्स के अंदर क्या आ गया, प्यूरिन मतलब ए और जी। उसके बाद है पायरामिडिन्स, यानी कि साइटोसिन सी और थायामिन। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पायराडिमिन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे हैं दो, एक तो है हमारा साइटोसाइनिन और दूसरा है हमारा थाइमिन, दैट इज द टी,
यानी कि हमारा ये जो पर्टिकुलरली है, क्या है हमारा पर्टिकुलरली पायरिडिमाइंस है, ये जो पायरिमिडाइंस है इसके अंदर C और T होता है, और हमारा ये जो प्यूरिन्स है इसके अंदर A और G होता है। थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन हो गया होगा, सामने आपके आ गई है इमेज, कंफ्यूजन अभी आपका दूर कर दिया जाएगा। तो पर्टिकुलरली आप देखोगे इस इमेज को अगर अच्छे से समझा जाए तो क्या बता रहा है इमेज, ये एक्चुअल में ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये जो आपको बेस दिख रहा है, ये क्या है, ये एक्चुअल में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट से मिलके ये बना होता है, और इसके 2 स्ट्रैंड चलते हैं, यानी कि ऐसे इसके 2 स्ट्रैंड चलते हैं, और इसके बीच में ये नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्ट करके एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा, सीढ़ी की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो है, ये पर्टिकुलरली अगर इनको आप, ये जो अलग बेस पेयर है इनको अलग कर लिया जाए तो ये वही है, ये हमारे क्या है, एडेनाइन है, थाइमीन है, ग्यूनाइन है और साइटोसाइन है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। बस ये याद रख लेना, 2 टिपिकल बेस फॉर्म्स हमारे पास होती हैं। एक होता है हमारे पास प्यूरिन्स, वही मैं बताना चाह रहा था, एक प्यूरिन्स होता है जिसके अंदर एडेनिन और ग्यूनाइनिन यानी कि ए और जी आते हैं। दूसरा हमारा होता है पैरामिडाइन, जिसके अंदर हमारा साइटोसिन और थाइमिन आता है। तो ये पूरा हमारा क्या है, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर है, जिसका ये जो है पर्टिकुलर हमारा बेस ये शुगर से बना होगा और फॉस्फेट से बना होगा। ये जो है ये पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा हमारा किससे बना होगा, ये पूरा हमारा शुगर और फॉस्फेट से बना होगा। इसके अंदर जो बेस होता है, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, ये हमारा किससे, बेस पेयर यानी कि किससे बने होते हैं, ये सारे के सारे हमारे किससे बने होते हैं, ये हमारे बने होते हैं नाइट्रोजिनस बेस से। 4 बेस होते हैं हमारे, एडिनाइन, गुनाइन, और उसके बाद हमारा पायरामिडाइंस में कौन कौन से होते हैं, साइटोसाइन और थायमीन, जिसको हम AGCT से डिनोट यहाँ पे करते हैं, जहां पे पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है हमारा DNA में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी इमेज को, जो मैंने आपको इमेज पहले समझाई थी, उसका एक्सपेंशन यहाँ पे करा गया है, उसको एक्सपेंड यहाँ पे करा गया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये येलो कलर का दिखाया एडेनाइन, ग्रीन इज द गुनाइन, टी इज ऑरेंज कलर, एंड ये जो पर्पल कलर साइटोसाइन का दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे बेस हैं, और ये जो थ्रेड जा रहा है इनके चारों तरफ, ये हमारा क्या है, शुगर और फॉस्फेट हमारा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकी बैकबोन है और लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये कंप्लीट क्या बन गया है, ये इसको बोला जाता है DNA। ये क्या बोला जाता है, DNA। अब आगे आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट क्रोमोसोम बना लिया है, बट अगर इसको और आगे बढ़ाएं, इस क्रोमोसोम को भूल जाइए अभी, इस DNA को और आगे बढ़ाते हैं अगर, ये जो DNA है, तो ये हमारा प्रोटीन हिस्टोन्स जो हैं उनके चारों तरफ होता है, उनके चारों तरफ होता है। तो ये प्रोटीन से ये बन के क्या बनता है, ये क्या बना, क्रोमाटिन बना, क्या बना, क्रोमाटिन बना। और ये क्रोमाटिन जब फिर जाके कंडेंस होते हैं ये पूरे, तब जाके क्रोमोसोम बनता है, फिर जाके क्रोमोसोम बनता है। तो ये प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल चीजें, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपका पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है समझने का वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे क्या लिखा गया है भाई, फंक्शंस देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं डीएनए के क्या क्या है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर सेलुलर प्रोटीन, सेलुलर के अंदर जो प्रोटीन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्लियर करता है, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन से फीचर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करने हैं। रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब रेप्लिकेशन का टू आइडेंटिकल डुप्लीकेशन यहाँ पे बात हो रही है। एंश्योर्स, ये सारे के सारे टर्म्स आपको जो दिख रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, यहाँ पे ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये अभी आगे सेल साइकिल में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि सर आगे चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ते क्या जा रहे हैं, टिपिकल टर्म्स हमारे लिए। मैंने हमेशा बोला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे। ये टर्म, सारी टर्म्स mRNA, DRNA, ये सब आया होगा, ये बिल्कुल आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हमारा एम है, समझना है हमको प्रॉपर, क्या, न्यूक्लियस समझना है, प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम समझने हैं और डीएनए समझना है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है डीएनए का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और क्या करेगा, रेप्लिकेशन, यानी कि आइडेंटिकल 2 चीजों में यहाँ पे डिवाइड, एंश्योर आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल इन डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक सेल से
एक सेल से जब दो सेल बनती है, ये एक सेल है, ये कैसी सेल है, ये पेरेंट सेल है। कैसा है, ये पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल से जब, इस पेरेंट सेल से जब दो सेल बनेंगी तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम आइडेंटिकल रेप्लिकेशन डिवाइडेशन से जाना चाहिए, उसको एंश्योर करता है हमारा डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करता है कौन, डीएनए। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन डिटरमाइंस द फिनोटाइप, यानी कि सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, कितनी कैटेगरीज में पहुंचेगी, ये सारी की सारी चीजें डीएनए इंश्योर करता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसका आपको डिटेल में सेल साइकिल में आई प्रॉमिस आपको समझाया जाएगा। म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, अब आपने एक वर्ड सुना होगा एवोल्यूशन, या फिर सुना होगा म्यूटेशन। हमारी ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, हम ह्यूमंस क्या हैं, अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनवायरमेंट। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा अडेप्टिबिलिटी, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवन द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारा का सारा एवोल्यूशंस कहाँ से होता है, हमारे डीएनए से ही होता है। और म्यूटेशन भी कौन करता है, डीएनए करता है। चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी आपने देखा है, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज, यहाँ पे हमारे पास हैं अदर देन द एनिमल किंगडम, एम्फीबियंस, सारी जगह आप डाइवर्स नेचर देखोगे। ये सारे के सारा डाइवर्स नेचर क्यों हुआ है, एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। थोड़े थोड़े डीएनए में चेंजेस की वजह से, थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन की वजह से ये सारी की सारी आपको डिफरेंट तरह की स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखती है, हेरिडिटरी डाइवर्सिटी जिसको बोला जाता है। तो हमारा डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे डीएनए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था हमारा, हमने स्टार्ट करा था, किससे स्टार्ट करा था, हमने स्टार्ट करा था हमारे न्यूक्लियस से। हमने स्टार्ट करा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोसोम था, उसके अंदर क्रोमोसोम थे, फिर हमने क्रोमोसोम पढ़ा। क्रोमोसोम बनता है इन क्रोमेटिन फाइबर से। ये क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनते हैं, ये हिस्टोन के प्रोटीन पे डीएनए लिपटा हुआ होता है, और ये पर्टिकुलरली अगर एक पर्टिकुलर हिस्टोन पे डीएनए रैपअप है तो उसको न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। और ये रैपअप जो है, ये थ्रेड अल्टीमेटली है क्या, ये एक्चुअल में डीएनए था। इसके बाद भी मैंने आपको डीएनए में क्या बताया, इसके बाद भी मैंने आपको डीएनए में बताया कि यहाँ पे ये वाला जो होता है, ये जो है, ये हमारा शुगर फॉस्फेट है, और इसके बीच में जो लेटर जैसी सीढ़ियों के बीच में आप ये देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ, ये हमारे बेस हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 बेस होते हैं, AGCT। तो यहाँ पे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे डिटेल में आपको कुछ और सेल के बारे में चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये mRNA, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये भी आपको समझा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एक चीज समझाई जाएगी। बीएससी नर्सिंग सिलेबस अकॉर्डिंग टू आईएनसी कुछ भी नहीं रहने वाला है, छूटने वाला है इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई प्रॉमिस यू ऑन दिस पर्टिकुलर जीडीसी नर्सिंग प्लेटफॉर्म। बस हमसे आपको एक यही बात चाहिए कि आपको मन लगा के मेहनत से पढ़ते रहना है, ताकि ये आपका सिलेबस, ये जो आपका सिलेबस है, ये आपका ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं सिलेबस कवर करवाने में तो हेल्प करेगा ही, बाद में ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा आपके आने वाले इतने सारे जितने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर हमारी इस सिलेबस, बीएससी नर्सिंग सिलेबस की सीरीज में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।